कहानी की शुरुआत होती है यूसुके नाम के एक लड़के से, जिसके मोहल्ले में अचानक से एक बेकाबू हुआ ट्रक घुस गया। वो तेज रफ्तार से एक छोटे लड़के को कुचलने ही वाला था, लेकिन यूसुके ने तुरंत भागकर उस बच्चे को बचा लिया। पर इस सब में वो खुद ट्रक के नीचे आ गया। उसी पल उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। यूसुके को समझ आ गया कि उसकी मौत हो चुकी है। जब उसके शरीर को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब स्पिरिट वर्ल्ड की गाइड बोटान उसके सामने आई। पहले तो यूसुके ने उसके साथ चलने से मना किया, लेकिन जब उसने पक्का कर लिया कि जिस बच्चे को उसने बचाया था वो ठीक है, तब उसने बोटान से कहा कि हाँ, अब ले चलो मुझे नर्क। बोटान ने कहा कि अभी तुम्हारा मरने का टाइम हुआ ही नहीं था, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तुम्हें, इसीलिए ना तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह है ना ही नर्क में। ये बहुत अजीब सिचुएशन है, इसीलिए बोटान उसे स्पिरिट वर्ल्ड में ले गई। वहाँ पहुँचने के बाद दोनों ने एक बड़ी नदी पार की। नदी के उस पार उनकी मुलाकात कोएनमा से हुई। कोएनमा का काम आत्माओं को अलग अलग जगह पर भेजना है, यानी कौन स्वर्ग जाएगा कौन नर्क जाएगा ये वही तय करता है। कोएनमा ने यूसुके को एक ऑफर दिया। उसने यूसुके से कहा कि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमारे लिए जासूस बनना होगा। इंसानों की दुनिया में घूम रहे योकाई से जुड़ी हुई परेशानियाँ तुम्हें सुलझानी होंगी। उसने बताया कि हेलबग नाम का एक योकाई डीमन वर्ल्ड से भागकर धरती पर आ गया है। यूसुके का पहला काम है ये पता लगाना कि वो धरती पर आया क्यों है और वो कर क्या रहा है। इस सब की सारी इन्फॉर्मेशन स्पिरिट वर्ल्ड तक पहुंचाना। ये एक बहुत अच्छा ऑफर था और शायद कोई भी मान जाता। फिर भी यूसुके ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उसे किसी के अंडर काम करना पसंद ही नहीं था। वो एक शरीफ सा अच्छे स्वभाव का लड़का है, लेकिन गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। एक दिन स्कूल में उसने देखा कि कुछ लड़के एक कमजोर लड़के को परेशान कर रहे हैं। यूसुके तुरंत उसकी मदद करने बीच में आ गया, लेकिन उल्टा इल्जाम उस पर ही लग गया कि वो उस लड़के के पैसे ले रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे डांट दिया, फिर भी यूसुके ने कुछ समझना जरूरी नहीं समझा और चुपचाप वहाँ से चला गया। जब वो अपने मोहल्ले में पहुंचा, तब कुआबारा ने उसे घेर लिया। कुआबारा पिछले दिन की हार का बदला लेना चाहता था, लेकिन हुआ फिर से वही। यूसुके ने उसे बढ़िया तोड़ा। कुआबारा के दोस्त भी वहाँ पर थे, लेकिन उसने उनकी मदद लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो खुद यूसुके से जीतना चाहता है। यूसुके पहले से ही गुस्से में था और अब तो उसने अपना सारा गुस्सा कुआबारा पर निकाल दिया। फिर जब उसने देखा कि कुआबारा अब खड़ा तक नहीं हो पा रहा, तो वो वहाँ से निकल गया। इसी समय कुछ दूर सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर के ऊपर उड़ते हुए अजीब से कीड़े ने हमला कर दिया। वो उसके शरीर में घुस गया और उस पर काबू पा लिया। इसके बाद ड्राइवर बेकाबू होकर ट्रक को भगाने लगा। दोपहर में यूसुके अपने माँ बाप के रेस्टोरेंट पर जब खाना खा रहा था, तो वहाँ वो अपनी बचपन की दोस्त कीको से मिला। कीको स्कूल वाली हरकत की वजह से उससे बहुत नाराज थी। यूसुके कभी किसी को ये नहीं बताता था कि वो क्यों लड़ रहा है। किसी को सफाई देना पसंद ही नहीं है भाई को, इसीलिए स्कूल के बच्चे उसे गलत समझते थे, बहुत डरते थे उससे। लेकिन यूसुके को फिर भी कोई फर्क नहीं था कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है। इसके बाद वही ट्रक वाला हादसा हुआ और फिर आगे का तो तुम्हें पता ही है। इधर धरती पर यूसुके की डेथ सेरेमनी चल रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि कितने सारे लोग असल में उसके लिए दुखी हैं। यहाँ तक कि कुआबारा भी उसकी मौत पर दुखी हो रहा था। तब यूसुके का दिल बदल गया। उसे समझ आ गया कि लोग उसकी सच में परवाह करते हैं। उस रात वही स्कूल के बदमाश लड़के फिर से करीनो पर हमला करने लगे। तभी डीमन वर्ल्ड का वही कीड़ा करीनो के शरीर में घुस गया। अचानक करीनो की ताकत बढ़ गई और वो पूरे जोर के साथ लड़ने लगा। लड़ाई के दौरान करीनो ने एक मोटरसाइकिल गिरा दी। मोटरसाइकिल गिरते ही उसका पेट्रोल टैंक लीक हो गया और कुछ ही पल में वहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही कुआबारा तुरंत वहाँ दौड़ कर आ गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि करीनो पूरी तरह दानव के काबू में आ गया है। इसी बीच यूसुके को भी दोबारा जिंदगी मिल गई थी। उसे कोएनमा का एक मैसेज मिला। पता चला कि उसका घर खतरे में आ गया है, क्योंकि एक आदमी पर काबू करके दानव उस तरफ तबाही फैला रहा है। धमाके से लगी आग धीरे धीरे बढ़कर यूसुके के घर तक पहुंच गई और घर में आग लग गई। जब कीको को पता चला कि यूसुके का शरीर अभी भी घर के अंदर पड़ा है, तो वो बिना सोचे अंदर उसे बचाने चली गई, लेकिन कुछ ही देर में वो खुद भी अंदर फंस गई। ये सब देखकर यूसुके ने तुरंत कोएनमा से कहा कि मुझे जिंदा कर दीजिए। उसने वादा किया कि बदले में मैं स्पिरिट वर्ल्ड का जासूस बनकर काम करूंगा। जैसे ही यूसुके दोबारा जिंदा हुआ, वो तुरंत अंदर दौड़ा और केको को बचाकर बाहर ले आया और उसे अपनी माँ की गोद में दे दिया। इसके बाद वो सीधा करीनो के पास पहुंच गया, जो अभी भी कुआबारा और उसके साथियों से लड़ रहा था। यूसुके ने करीनो को बेहोश कर दिया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि असली प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई। करीनो के शरीर से उस दानवी कीड़े को निकालना बहुत जरूरी है, वरना करीनो खुद भी योकाई बन जाएगा। प्रॉब्लम ये थी कि उस कीड़े को निकालने के लिए उसे अपने अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा, और यूसुके को अभी ऐसा कुछ करना आता नहीं था।
दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर करीनो ने उसे दोबारा जोर से मारा तो अब की बार वो शायद दोबारा मर जाएगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सब कुछ जिंदा रहते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि यूसुके दोबारा नहीं मरना चाहता। यूसुके ने चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उस दानव को बांधने की कोशिश की और फिर जोर जोर से उसे मारने लगा, लेकिन करीनो जल्द ही छूट गया और उसने एक गैस सिलेंडर में छेद कर दिया। जैसे ही गैस आग से टकराई तो वहाँ जबरदस्त धमाका हुआ। यूसुके बड़ी मुश्किल से बच पाया, लेकिन इस धमाके ने उसे दूर फेंक दिया। करीनो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तब यूसुके ने एक साइकिल का इस्तेमाल करके उसे दीवार के साथ फंसा दिया और करीनो से कहने लगा कि इस कीड़े के कंट्रोल से बाहर आ जा भाई। आखिरकार पूरा ध्यान लगाते हुए यूसुके ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जगा दी और आखिरकार कीड़े को करीनो के शरीर से बाहर निकालकर अपने हाथों से कुचल दिया। करीनो को अस्पताल पहुंचाने के बाद यूसुके तुरंत घर लौट आया, जहां केको और उसकी माँ उसे देखकर तुरंत गले लग गई। उसी रात हम कुछ दानवों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। इसी लड़ाई में हम एक जबरदस्त तलवारबाज हाय को देखते हैं, लेकिन वो कोई आम लड़का नहीं है, वो भी एक योकाय है। थोड़ी देर बाद एक और योकाय कुरामा वहाँ पर आया। वो दोनों मिलकर बड़ी फुर्ती से अपने दुश्मनों को खत्म कर रहे थे। जल्द ही वहाँ पर तीसरा योकाय गोकी पहुँच गया। तीनों ने मिलकर स्पिरिट वर्ल्ड से 3 बहुत शक्तिशाली खजाने चुरा लिए। जब कोएनमा को इस बात का पता चला तब उसने तुरंत यूसुके को उसका अगला काम दिया। साथ ही उसने यूसुके को लड़ाई के लिए तैयार करना शुरू किया, ताकि अगर वो किसी योकाय से लड़े तो उसका मुकाबला कर तो पाए। यूसुके को सबसे पहले एक जरूरी टेक्निक सीखनी होगी, जिसे रेगान कहा जाता है। इसमें वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को उंगली के छोर पर जमा करेगा। इससे एक जोरदार हमला किया जा सकता है, लेकिन बेचारा यूसुके बार बार कोशिश करने के बाद भी नाकाम हो जाता। इसी दौरान कोएनमा ने देखा कि गोकी नाम के उस योकाय ने जो बॉल चुराई थी उसका इस्तेमाल करके वो बच्चों की आत्माओं को बंद कर रहा है। अगर उसे जल्द नहीं रोका गया तो वो उन्हें खा जाएगा। यूसुके और बोटान ने पूरे शहर में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बोटान उसकी नेगेटिव एनर्जी को भांप ही नहीं पा रही थी। उसे शक था कि गोकी ने अपनी ताकत छुपा ली है। दोपहर के समय यूसुके की नजर कुछ बच्चों पर गई, जो बिना किसी बात के अचानक बेहोश होकर गिर गए। उसने तुरंत एक आदमी को देखा जो हाथ में एक गोला लिए वहाँ से जा रहा था। जैसे ही गोकी को पता चला कि यूसुके उसका पीछा कर रहा है तो वो तुरंत भागकर एक स्क्रैप यार्ड में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वो अपने असली रूप में आ गया और उसने यूसुके पर हमला बोल दिया। यूसुके ने उसके वार से बचने की बहुत कोशिश की। साथ ही वो अपने मुक्के और लातों से गोकी पर हमला कर रहा था, पर गोकी के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। गोकी उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो आसानी से यूसुके को इधर उधर पटक रहा था। छुपकर यूसुके ने रेगान से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तब गोकी ने उसे पकड़ लिया और उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी अचानक वो लड़का वहाँ पहुँच गया जिसे यूसुके ने बचाया था। वो कहने लगा कि यूसुके को छोड़ दो। उसी पल मसारू की आत्मा भी बॉल के अंदर खींच ली गई। गोकी उसे खाने ही वाला था कि तभी यूसुके लड़के को बचाने के लिए पहली बार अपने रेगान का इस्तेमाल कर पाया। गोकी के खत्म होते ही उसके पकड़े हुए सभी बच्चों की आत्माएं वापस अपने अपने शरीर में चली गई। कुछ दूरी से कुरामा चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने इस लड़ाई में दखल देना सही नहीं समझा। अगली सुबह यूसुके और बोटान मोहल्ले में चल रहे थे। तब कुआबारा ने उन्हें देख लिया और चुपके से उनका पीछा करने लगा। इसी दौरान यूसुके को पता चला कि मिरर ऑफ डार्कनेस जो कि कुरामा के पास है, किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है, लेकिन सिर्फ पूर्णिमा की रात में। बोटान उसे मैसेज देकर वहाँ से गायब हो गई और कुआबारा ये देखकर बिल्कुल शॉक हो गया। कुछ देर बाद यूसुके की मुलाकात कुरामा से हुई। उसका पीछा करते हुए अस्पताल तक पहुंच गया। वहाँ उसे पता चला कि कुरामा अपनी बीमार माँ से मिलने आया है। कुरामा ने बताया कि वो शीशे का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं करना चाहता, अपनी माँ को ठीक करना चाहता है बस, और फिर शीशा वापस कर देगा। यूसुके को तब समझ आया कि सारे योकाई बुरे नहीं होते। आज पूर्णिमा की रात थी। बोटान ने बताया कि उस शीशे के इस्तेमाल से विश तो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो शीशा बदले में तुम्हारी जिंदगी ले लेगा। ये सुनकर यूसुके समझ गया कि ऐसे तो कुरामा मारा जाएगा। उसे रोकने के लिए तुरंत अस्पताल की तरफ भागा। कुआबारा भी उसके साथ आ गया और उसने बताया कि मैं अब योकाई के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ 2 दिन से। तब तक कुरामा अपनी इच्छा मांग चुका था। उसने अपनी माँ की जिंदगी के बदले में खुद को न्यौछावर कर दिया था। ये देखकर यूसुके तुरंत अंदर घुस गया। उसने कुरामा को बचाने के लिए कहा कि मैं भी अपनी आधी जिंदगी ऑफर करता हूँ। यूसुके और कुरामा आधी आधी जिंदगी देकर वापस इंसानों की दुनिया में लौट आए। कुरामा ने जैसे ही देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसके चेहरे पर सुकून आ गया।
दूसरी तरफ हाय नाम के उस तलवारबाज ने एक बेहद कीमती टीयर स्टोन चुरा लिया। ये स्टोन बहुत रेयर था क्योंकि ये सिर्फ युकीना नाम की लड़की के आंसुओं से बनता था। उसने ये चोरी तुरुकाने नाम के एक बिलियनियर से की थी, जिसको जब ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपने डीमन साथी साकियो को इस बारे में बताया। साकियो ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे आदमी युकीना को पकड़कर तुम्हारे घर ही ले आएंगे, वहाँ उसे रुलाते रहेंगे, टीयर स्टोन कमाते रहेंगे। इसी बीच युसुके को एक नया मिशन दिया गया। उसे कुमा स्वॉर्ड को वापस लेकर आना है जो कि हाय ने चुराई थी। कोएनमा ने बताया कि ये तलवार अपने मालिक को जो ताकत चाहिए वो दे देती है, इसीलिए तुम्हें उसका सामना बहुत सावधानी से करना होगा। कुछ दिनों बाद जब युसुके का सामना हाय से असलियत में हुआ, उसने सीधा हमला कर दिया, लेकिन हाय उसके हर एक अटैक से बहुत आसानी से बच जाता। उसे तो तलवार निकालने की जरूरत तक नहीं पड़ी। उसने समझ लिया कि युसुके अभी भी मुकाबला करने लायक नहीं है। उसने युसुके को बुरी तरह हरा कर कहा कि जान निकल जाए यहाँ से, थोड़ा सीख के आ लड़ना। उधर तुरुकाने डीमन साक्यो के घर पहुंच गया। वहाँ उसने देखा कि साक्यो ने तो एक एरिना बनाया हुआ है जहाँ पर योकाई एक दूसरे से लड़ते हैं। तो गुरु नाम के एक बेहद ताकतवर योकाई ने सिर्फ 30% ताकत का इस्तेमाल करके एक योकाई को एक ही मुक्के में 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। ये देखकर सब डर गए कि क्या चीज है बे ये। साक्यो चाहता था कि युकीना को भी रिंग में उतारा जाए। एक मुक्का पड़ेगा, फूट फूट के रोएगी लड़की, फिर मिल जाएंगे बहुत सारे स्टोन्स। लेकिन जब उसके आदमी युकीना को पकड़ने गए तो पता चला कि वो भाग गई है। दरअसल एक वर्कर ने उसकी मदद की थी, लेकिन एल्डर नाम के योकाई ने उसे हेलीकॉप्टर में छुपकर देख लिया। उसने अपनी लंबी उंगलियों से वर्कर को तुरंत मार दिया और युकीना को दोबारा से पकड़ लिया। खैर हाय के हाथों उसकी बुरी हार के बाद बोटान ने युसुके से कहा कि अब तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी होगी। तभी कुवाबारा भी वहाँ आ गया और कहने लगा कि मैं भी ट्रेनिंग करूंगा। अब दोनों को तुरंत गेनकाई नाम की एक बूढ़ी औरत के टेंपल में ले जाया गया। गेनकाई ने तुरंत युसुके को चैलेंज दिया। युसुके ने बिना सोचे हमला कर दिया, लेकिन वो गेनकाई को छू भी नहीं पाया। गेनकाई उसके सारे अटैक्स से आसानी से बच गई और आखिर में एक लात मारकर उसे गिरा दिया। थोड़ी देर बाद युसुके ने उसकी टेक्निक कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसने हार मान ली। उधर कुवाबारा को ट्रेनिंग के तौर पर एक बड़े पत्थर को लकड़ी की तलवार से तोड़ने का काम दिया गया। युसुके को लगा कि ये तो नामुमकिन है, लेकिन कुवाबारा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने बार बार कोशिश की। उसके हाथ तक खून से भर गए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। आखिर में उसके पास सिर्फ जब एक ही लकड़ी का टुकड़ा बचा, तब उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दोबारा से तलवार घुमाई। उसने अनजाने में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके पत्थर को 2 हिस्सों में काट दिया था। ये देखकर युसुके को भी हिम्मत मिली। उसने और मेहनत शुरू कर दी। जल्द ही गेनकाई ने महसूस किया कि युसुके अपनी एनर्जी कंट्रोल करना सीख गया है। अब वो अगले लेवल के लिए तैयार था। कुछ ही समय में युसुके ने अपना पहला एनर्जी शॉट फायर किया। वो एनर्जी बीम बेहद ताकतवर थी और उसे बादलों के बीच से जाते हुए टोगुरो ने देख लिया। गेनकाई को समझ आ गया कि अब दुश्मन पास आ रहा है। गेनकाई ने तुरंत युसुके को बुलाया और उसे स्पिरिट बॉल की एनर्जी दी। ये एक बेहद ताकतवर शक्ति थी। युसुके ने वादा किया कि वो इस ताकत का इस्तेमाल अपने दोस्तों को बचाने के लिए ही करेगा। इसके बाद गेनकाई ने उन्हें पहाड़ से नीचे जाने को कहा और ट्रेनिंग खत्म हो गई। उसी रात तेज तूफान के बीच गेनकाई का सामना उसी आदमी से हुआ जिसे वो 50 साल पहले जानती थी। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई। इसी दौरान युसुके जब खाना खा रहा था तो वो दोबारा केको से मिला। जब वो खाना खा के निकलने लगा तो उसने देखा कि हाय ने केको को अपने कंधे पे उठा रखा है। गुस्से में युसुके तुरंत उसके पीछे भागा और हाय से लड़ने लगा, लेकिन सच कुछ और ही निकला। केको को हाय ने नहीं बल्कि एल्डर नाम के योकाई ने उठाया था। एल्डर के पास ताकत थी, वो अपना रूप बदल सकता था। उसका प्लान था युसुके और हाय को आपस में लड़वा कर मरवा देना। इस बार जब युसुके ने हाय से फाइट की तो वो पहले जैसा कमजोर नहीं था। दोनों लगभग बराबर की टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को। तभी कुरामा वहाँ पर आया और उनकी गलत फहमी क्लियर की। कुरामा ने उसे बताया कि केको को जिसने पकड़ा है वही युकीना को पकड़ कर लेकर गया है और युकीना हाय की बहन है। तो मतलब साफ था कि सबको मिलकर उन्हें बचाना होगा। युसुके ने कुरामा की जान बचाई थी तो वो भी साथ चलने को तैयार हो गया। कुवाबारा भी तुरंत उनके साथ जुड़ गया। तभी साकियो को भी खबर मिल गई कि कुछ लोग मिलकर उसका सामना करने आ रहे हैं। साकियो ने कहा कि उन्हें इज्जत से लेकर आओ, ऐसे कैसे पहुंच पाएंगे वो। इसके बाद मैसेंजर खुद उन्हें आइलैंड ऑफ डार्कनेस तक ले जाने आया।
बोट के सफर के दौरान उन्हें कहा गया कि अगर साक्यो के सारे फाइटर्स को हरा दिया तो केको और युकिना को छोड़ दिया जाएगा। इस वक्त युसुके और कुवाबारा को उनकी मास्टर की मौत के बारे में नहीं बताया गया। कोएनमा ने फैसला किया कि मिशन खत्म करने के बाद उन्हें पता चले तो बेटर होगा। जब सब लोग आइलैंड पर पहुंच गए तो हाय ने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया और अपनी टीम से अलग हो गया। ये उसकी आदत है, वो हमेशा अकेले ही काम करता है। जैसे ही युसुके, कुवाबारा और कुरामा वेयर हाउस में पहुंचे तो उनका सामना करासु नाम के पहले फाइटर से हुआ। कुरामा ने तुरंत अपने दोस्तों से कहा कि तुम आगे जाओ, मैं इससे लड़ता हूँ। दूसरी तरफ हाय भी अपनी बहन युकिना को ढूंढते हुए एक ताकतवर दुश्मन से टकरा गया। उसका सामना बुई नाम के एक बेहद ताकतवर योकाई वॉरियर से हुआ जो एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला कर रहा था। जब ये सारी फाइट चल रही थी तब साक्यो के साथ तुरुकाने और कुछ और बिलियनर्स एक जगह बैठे हुए थे और वो हर एक फाइट पर बेटिंग कर रहे थे कि कौन जीतेगा। उनके लिए ये सब कुछ एक खेल था। उधर कुरामा और करासु के बीच लड़ाई और तेज हो गई। करासु बार बार फायरबॉल्स फेंक रहा था और कुरामा किसी तरह इस सब से बचने की कोशिश में लगा हुआ था। साथ ही वो अपने चाबुक से हमला करता रहता, लेकिन करासु को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चाहता है कि कुरामा अपने असली दानवी रूप में आकर उससे लड़े। अब करासु ने एक साथ बहुत सारे बॉम्ब्स फेंक दिए। कुरामा बड़ी मुश्किल से बच पाया और तब उसने फैसला किया कि अब तो उसे अपने असली योकाई रूप में आना ही पड़ेगा। जैसे ही कुरामा ट्रांसफॉर्म हुआ उसकी स्पीड तुरंत बढ़ गई। अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसने अपनी ताकत से ऐसे पौधे उगा दिए जो इंसानों तक को खा जाएं। ये पौधे किसी भी हिलती हुई चीज को देखते ही हमला करते थे। फाइट और भयानक हो गई। आखिर में कुरामा ने करासु को पकड़ लिया, लेकिन इतनी ताकत इस्तेमाल करने के बाद उसकी सुपर नेचुरल पावर कम हो गई और वो अपनी इंसानी फॉर्म में वापस आ गया। दूसरी तरफ हाय और बुई की फाइट चल रही थी। हाय ने अपनी तलवार से बुई पर हमला किया, लेकिन बुई के कवच ने उसे घायल होने से बचा लिया। लेकिन कुछ देर बाद बुई समझ गया कि अगर उसे हाय को हराना है तो उसे अपना कवच हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी स्पीड को काफी कम भी कर देता है। जैसे ही उसने आर्मर हटाया उसकी स्पीड बढ़ गई। उसने तुरंत हाय की तलवार पकड़ ली और उस पर तेज हमला किया। तब हाय ने फैसला किया कि उसे भी अपना सबसे ताकतवर अटैक इस्तेमाल करना होगा। उसने अपने हाथ पर बंधी हुई बैंडेजेस हटा दी। इसके तुरंत बाद काले धुएं से बना हुआ एक ड्रैगन उसके शरीर के आसपास दिखने लगा। ये उसकी सबसे ताकतवर टेक्निक थी। वो काला ड्रैगन सीधा बुई पर टूट पड़ा और उसका शरीर बुरी तरह जल गया। उधर केको, जिसे अभी तक पता ही नहीं था कि युसुके उसे बचाने आइलैंड पर आ चुका है, उसने खुद बचकर निकलने का प्लान बनाया। उसने गार्ड को पागल बनाने के लिए बीमार होने का नाटक किया। जैसे ही गार्ड सेल खोलकर अंदर आया तो केको ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। गार्ड को बेहोश करने के बाद केको वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। उसने अपने सेल से निकलकर तुरंत युकिना को भी छुड़वा दिया और दोनों मिलकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। दोनों धीरे धीरे रास्ता ढूंढते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगे। वो जानती थी कि बाहर निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। उधर युसुके और कुवाबारा कालकोठरी के अलग अलग हिस्सों में केको को ढूंढ रहे थे। दोनों ने फैसला किया कि अगर वो अलग अलग होकर ढूंढेंगे तो जल्दी मिल सकती है वो। कुछ देर बाद कावाबुरा को केको और युकिना दोनों मिल गई। जैसे ही उसने युकिना को देखा वो तुरंत उस पर फिदा हो गया। उसने एकदम हीरो के अंदाज में कहा कि मैं तुम्हें बचाने यहाँ पर आया हूँ, कोई तुम्हें उंगली भी नहीं लगा पाएगा सेनोरिटा। केको को उसका ये अंदाज देखकर थोड़ी सी हंसी आ गई। दूसरी तरफ कुरामा और करासु की लड़ाई में करासु लगातार एक्सप्लोजन्स कर रहा था और कुरामा हैरान था कि ये रुक क्यों नहीं रहा, पर फिर भी वो चुपचाप अपने प्लान के हिसाब से चलता रहा। फाइट के दौरान कुरामा ने गुलाब की डाली से करासु के हाथ को छेद दिया। उस चोट के साथ ही एक मौत का बीज उसके शरीर के अंदर चला गया। धीरे धीरे उस बीज की जड़ें उसके अंदर फैल रही थी। थोड़ी देर बाद वो जड़ें उसके शरीर को अंदर से तोड़ने लगी और उसके दिल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिसके साथ ही करासु अचानक से नीचे गिर पड़ा। उधर हाय ने भी बुई को हरा दिया था। इन दोनों ताकतवर दुश्मनों के गिरने के बाद साक्यो ने कहा कि अब असली शो शुरू होने वाला है। इसी बीच कुवाबारा, केको और युकिना एग्जिट ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने गलती से एक खतरनाक राक्षसी जानवर को आजाद कर दिया। वो बड़ा और खतरनाक क्रीचर तुरंत उनके पीछे भागने लगा। खुद को बचाने के लिए उन्हें उसका ध्यान भटकाना जरूरी था। कुवाबारा उसके सामने खड़ा हो गया और उसे रोकने लगा, जबकि केको ने पास के सिक्योरिटी लॉक्स चालू कर दिए। जैसे ही दरवाजे बंद होने लगे कुवाबारा तेजी से भागा और ऐन मौके पर दरवाजे के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ पहुंच गया, जबकि मॉन्स्टर वहीं बंद होकर रह गया। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया है तभी एल्डर आ गया। कुवाबारा ने तुरंत एक लोहे की रॉड उठाकर उस पर हमला किया, लेकिन एल्डर का शरीर बहुत अजीब था। उसे कितना भी मार लो वो खुद से ठीक हो जाता है। उधर युसुके मैंशन
डायमेंशन के अंदर दौड़ते हुए एरिना तक पहुंच गया। वहां साक्यो ने उसे कहा कि अगर तुमने तोगुरो को भी हरा दिया तो मैं दोनों लड़कियों को आजाद कर दूंगा। फाइट शुरू होने ही वाली थी कि तभी एक वर्कर दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि इंसानों और राक्षसों की दुनिया को जोड़ने वाला पोर्टल खुल गया है। तोगुरो ने युसुके से सीधा कहा कि मैं अपनी पावर बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला, 100 की 100% इस्तेमाल करूंगा। उसने तुरंत बहुत ताकतवर हमले शुरू कर दिए। युसुके को कई जोरदार लातें लगी, फिर भी वो गिरा नहीं। एक बेहद ताकतवर मुक्के से तोगुरो ने एरिना का फ्लोर ही तोड़ दिया। उस झटके से एक लैंप पोस्ट गिर गया और सीधा उस जगह तक पहुंच गया जहां पर अमीर लोग बैठे थे। ये देखकर तारुकाने और बाकी लोग डर के मारे आइलैंड छोड़कर भागने लगे। भागते वक्त तारुकाने कालकोठरी में युकिना को ढूंढने लगा, लेकिन वहां उसका सामना उसी बड़े से खूंखार जानवर से हुआ जिसने उसे तुरंत खा लिया। उसकी कहानी यहीं खत्म। उधर केको ने देखा कि कुवाबारा फिर से खतरे में है। उसने एल्डर का ध्यान भटकाने के लिए एक चीज उसकी तरफ फेंकी। अब एल्डर का टारगेट कीको बन गई। जैसे ही एल्डर उस पर हमला करने वाला था, कुवाबारा ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वाली तलवार बनाई और एल्डर के शरीर को टुकड़ों में काट दिया, लेकिन वो फिर भी दोबारा ठीक हो गया और उसने पलटवार करते हुए कुवाबारा के कंधे को छेद दिया। इसी वक्त कोएनमा ने देखा कि पोर्टल से बहुत सारे दानव निकल रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए उसने आइलैंड ऑफ डार्कनेस के चारों तरफ एनर्जी शील्ड बना दी, लेकिन अगर पोर्टल और बड़ा होता गया तो शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। कोएनमा तुरंत साक्यो के पास गया और उससे पूछा कि तुम चाहते क्या हो। साक्यो ने सीधा जवाब दिया कि मैं इस प्लैनेट को बिल्कुल वैसा ही बनाना चाहता हूँ जैसा ये पहले हुआ करता था। तुमने पोर्टल बना के इंसानों और दानवों को अलग किया है, पहले सब यहीं रहते थे। एक बड़ी मेटल की जाली का टुकड़ा युसुके पर गिरने ही वाला था, तभी हाय वहां पहुंच गया और उसे अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया। थोड़ी देर बाद कुरामा भी वहां आ गया और अब तीनों साथ खड़े हैं। उन तीनों को देखकर साक्यो ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर तुम लोग जीत गए तो मैं पोर्टल बंद कर दूंगा, और अगर तोगुरो जीत गया तो कोएनमा को दोनों दुनिया के बीच वाला बैरियर हटाना पड़ेगा। कोएनमा ने कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुमने अभी बंद कर दिया, बाद में दोबारा खोल दिया पोर्टल फिर। इस पर साक्यो ने कहा कि तुम मुझे खुद नर्क छोड़ कर आना, ठीक है। अब युसुके, हाय और कुरामा तीनों ने मिलकर तोगुरो पर हमला किया, लेकिन तोगुरो इतना ताकतवर था कि उसने तीनों को नीचे गिरा दिया। वो युसुके को खत्म करने ही वाला था कि तभी कुरामा और हाय ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी मूवमेंट रोक दी। इसी मौके का फायदा उठाकर युसुके खड़ा हुआ और एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट से हमला किया। उस ब्लास्ट से तोगुरो का शरीर पीछे जाकर एक लोहे के सरिये में घुस गया। इस बार ने तोगुरो के सीने को छेद दिया था। उन्होंने तुरंत उस पर एक जोरदार रोशनी से हमला किया। वो हमला इतना ताकतवर था कि एरिना की दीवार तक टूट गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि युसुको अपने सबसे ताकतवर हमले से भी तोगुरो को हरा नहीं पाया। कुछ देर बाद तोगुरो वापस एरिना में आकर खड़ा हो गया और उसके जख्म पहले ही भर चुके थे। इसी वक्त केको, कुवाबारा और युकिना रिंग तक पहुंच गए। जैसे ही केको ने अपने सबसे करीबी दोस्त युसुके को जमीन पर गिरा देखा, वो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन तभी एल्डर उसके सामने आ गया। वो हारने वालों का मजाक उड़ाने लगा और कहा कि गेनकाई ने फिजूल में तुम लोगों के लिए अपनी जान दी। फिर एल्डर ने एक पुरानी कहानी बताई। उसने बताया कि गेनकाई और तोगुरो जब जवान थे तब दोनों साथ में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे थे। दोनों बहुत ताकतवर थे। समय बीतता गया, गेनकाई धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, लेकिन तोगुरो क्योंकि योकाई बन गया था तो वो जवान ही रहा। कई सालों बाद अब दोनों का आखिरी मुकाबला हुआ, जिसमें तोगुरो ने बिना किसी पछतावे के गेनकाई को हरा दिया और उसे मार डाला। ये कहानी खत्म हुई ही थी कि तभी तोगुरो को बहुत गुस्सा आ गया और उसने खुद ही एल्डर पर हमला कर दिया। सिर्फ एक ही मुक्के में उसने एल्डर को ढेर कर दिया। जैसे ही कुवाबारा को पता चला कि उसे सिखाने वाली सेंसे गेनकाई मर चुकी है, वो गुस्से से भर गया। उसने तुरंत अपनी तलवार से तोगुरो पर हमला किया, लेकिन तोगुरो ने उसके वार को बहुत आसानी से रोक लिया और उसे तुरंत नीचे गिरा दिया। जब तोगुरो कुवाबारा को कुचलने वाला था तब युसुके दोबारा खड़ा हो गया। इस बार उसने गेनकाई से मिली हुई स्पिरिट स्फीयर की ताकत का इस्तेमाल किया। गुस्से से भरकर उसने तोगुरो पर लगातार कई मुक्के मारे और उसे जमीन के अंदर दबा दिया। लेकिन कुछ ही पलों में तोगुरो फिर से बाहर आ गया। अब उसका शरीर पहले से 10 गुना बड़ा हो चुका था। अगर वो अपनी उंगलियों को फ्लिक तक कर रहा था, उससे निकलने वाली हवा भी हथियार बन गई थी। इस
रूप में वो बेहद खतरनाक लग रहा था। उसकी ताकत के सामने कुवाबारा तुरंत हार गया। युसुके के हमलों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तब तोगुरो ने अपना दर्द बताया। उसने कहा कि एक दिन उसने अपने सभी स्टूडेंट्स को एक डीमन के हाथों मरते हुए देखा। उस पल उसके अंदर छुपी हुई ताकत जागी और यही बदलाव उसे योकाई बनने की तरफ ले गया। अब वो चाहता था कि युसुके भी वही दर्द महसूस करे ताकि उसके अंदर छुपी ताकत भी जाग जाए और तोगुरो को बराबरी का मुकाबला मिले। अब तोगुरो ने फैसला किया कि वो केको और युकिना को खत्म करेगा। युसुके और बाकी सब ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया। तब कुवाबारा, जो कि जानता है कि वो उस दानव को नहीं हरा सकता, फिर भी अपनी जान रिस्क में डालकर केको और युकिना को बचाने के लिए आगे बढ़ा और इसी कोशिश में उसका पेट बुरी तरह से जख्मी हो गया। जब युसुके ने कुवाबारा को मरते हुए देखा, उसका गुस्सा अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की सभी हदें पार हो गई। अब उसने फैसला किया कि लड़ाई यहीं पर खत्म होगी। उसने अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक हमले में झोंक दी और फिर युसुके ने आज तक का सबसे ताकतवर स्पिरिट ब्लास्ट हमला किया। तोगुरो ने उस एनर्जी स्फीयर को रोकने के लिए अपनी सभी मसल्स का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। मरने से पहले तोगुरो ने युसुके का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि पहली बार उसने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसके बाद युसुके को पता चला कि कुवाबारा अभी भी जिंदा है। युकिना ने अपनी हीलिंग पावर से उसका इलाज किया। सब लोग सुकून महसूस करने लगे। अब जब युकिना सेफ थी तो हाय ने अपनी चुराई हुई वो तलवार भी लौटा दी। दूसरी तरफ साकियो ने भी अपना वादा निभाया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नर्क में चलने को तैयार हूँ। साथ ही पोर्टल को बंद करके जितने डीमन आजाद हुए थे सबको वापस उनकी दुनिया में भेज दिया गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।